आज कर्नाटका हाई कोर्ट से एक जजमेंट आया था हिजाब के बारे में, जिसमें ये कहा गया कि हिजाब इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक फेथ। आज हमारे साथ बात करने एक पैनल आया है जिसमें शिबा मीनाई है, सारा मैथ्यूस है और एडवोकेट अफसर जहां है। आज हम इन लोगों से ये बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट कर्नाटका ने जो जजमेंट दिया था उससे क्या आप लोग मुत्तफिक हैं। मैडम अफसर जहां, आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आज जजमेंट आया था कर्नाटका हाई कोर्ट से, तो उस जजमेंट के बारे में आप बताएं, क्या इसमें वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हुआ है स्टूडेंट्स का? क्योंकि जो जजमेंट आया है ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि कॉलेज में यूनिफॉर्म्स प्रिस्क्राइब करते हैं, उन लोगों के लिए आया है। क्या ये वायलेशन, और लड़कियों को जो अपने ड्रेस पहनना होता है वो ड्रेस नहीं पहनने के लिए जो हाई कोर्ट ने कहा है उसके बारे में कहिए। और आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोर्ट डिसाइड करेगा कि लड़कियों को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। सबका साथ और सबका विकास कहाँ पर चले गए आप? जी, मैं इस हिजाब के सारे मुद्दे को एक पर्सपेक्टिव से, कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के आईने से देखें हम लोग, तो बिल्कुल ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आइन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, बिल्कुल उसको छीनते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये जो ऑर्डर है हिजाब को निकाल फेंकने का, देखें इसको दो तरह से देखें। पिछले 70 साल से भी हम मुसलमान हिजाबी औरतें पढ़ रही हैं, एजुकेशन उनको हासिल है, और ऐसा नहीं कि पहली बार कोई लड़की हिजाब पहनकर कॉलेज गई है। देखें इसको दो तरह से देखें। पिछले जो सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स हुए हैं, पहले तो ये कि कुछ कॉलेजेस ने आजकल यूनिफॉर्म कॉलेजेस में प्रिस्क्राइब किया, बल्कि यूनिफॉर्म जो था एक 10th स्टैंडर्ड एसएससी स्टैंडर्ड या जो 10th स्टैंडर्ड कहते हैं वहाँ मैंडेटरी था, ये हम सब जानते हैं, और उससे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं थी। क्यों ऑब्जेक्शन नहीं थी? कि वो जो उम्र है लड़कियों की जो 10th तक आके होती है, तो वो एज ऑफ प्यूबर्टी को नहीं पहुंचते हैं, तो वहाँ हिजाब उतना मैंडेटरी नहीं है, तो वो एक्सेप्टेबल था। लेकिन उसके बाद जो कॉलेज लेवल पे, जब हम इंटरमीडिएट लेवल में दाखिल होते हैं, तो हम रिवाज ये हिंदुस्तान का रहा है कि आपकी जो पसंद है आप वो लिबास पहने, जैसे चाहें जाएं। इनफैक्ट ये यूथ को बहुत अट्रैक्ट भी करता है कि वो अपनी पसंद का लिबास पहन के कॉलेज में अपना कदम रखे, यानी वो एक उनके लिए वो टीन एज, वो उनकी एक बहुत एक्साइटमेंट। मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कॉलेज में जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड होता है वो कॉलेज कमेटी की तरफ से होता है या फिर गवर्नमेंट, ये जो भी गवर्नमेंट है स्टेट्स की, वो लोग डिसाइड करते हैं? यूनिफॉर्म जो प्रिस्क्राइब होता है वो कॉलेज कमिटीज प्रिस्क्राइब करती हैं। इट्स एन ऑप्शन, है ना, कि वो कॉलेज कमिटीज प्रिस्क्राइब करें ना करें, वो कॉलेज का है, वो गवर्नमेंट की मुदाखलत की बात नहीं होती है। गवर्नमेंट उस यूनिफॉर्म्स नहीं प्रिस्क्राइब करती, वो कॉलेज कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी चेंज्ड। मैं शुरू से वही कह रही हूँ, जहाँ भी मुझे बुलाया गया है वो एक छोटे से ऑर्डर की बात थी जियो। अगर सरकारी कॉलेज में भी ऐसा कुछ डिसीजन लिया गया था, एक जियो इशू किया गया था, तो उसको मैनेजमेंट बैठ के हल कर लेती है ना। वो स्टूडेंट्स और उनके बीच का मुद्दा था, इसको एक कम्युनल कंट्रोवर्सी बनाने जैसी ज़रूरत नहीं थी कि हम फंडामेंटल राइट्स को खोदते, उसको किचोड़ते, कोर्ट तक जाते। वो वहाँ हो सकता था, लेकिन ये जानी बूझी बनाया गया हुआ मुद्दा लगता है। वरना हिजाबी लड़कियां तो कोई आज डॉक्टर नहीं होती, कोई आज इतनी प्रोफेशनल्स नहीं होती। मैं खुद आपके सामने वकालत करते नहीं बैठती। तो बहरहाल मैं आपको दो पर्सपेक्टिव बताना ये चाहती थी कि देखें, जहाँ यूनिफॉर्म है सो है, लेकिन हम पिछले इंसिडेंट्स देखते हैं, जैसे ही ये बात एक कोर्ट तक चली गई, तो क्या बात है कि जहाँ पे यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब भी नहीं था वहाँ भी ज्यादती होने लगी। देखें, शुरू से जब आपने कॉलेज की नींव रखी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, और आपका एक मैनिफेस्टो है कि हम, या रूल है, रूल्स रेगुलेशंस, या आपके कोड ऑफ कॉन्डक्ट कॉलेज की कोड में आता है, रूल्स में आता है कि आप इस तरह से एडमिशन लेंगे, ये तरीका होगा, हमारे कॉलेज का ये एक यूनिफॉर्म है। शुरू से लोगों को पता होगा, तो इट्स एन ऑप्शन कि लोग वहाँ जाएं या ना जाएं। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन, जहाँ पर आपने रखा ही नहीं था शुरू से, अचानक से बीच में आप एक रूल बनाते हैं,
कि आप अब से जो है रूल भी बना, वो भी फ्रीडम है, मैं मानती हूँ कि कॉलेजेस को, कमिटी को फ्रीडम है कि वो अब एक नए रूल्स बनाए हर कोई, लेकिन नॉट एट दैट जंक्चर जहाँ पे एक एकेडमिक ईयर ख़त्म होने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें कानूनी नज़रिए से देखें तो हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जिसे कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं, उसको भी देखना होगा जो नहीं देखा गया। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये होता है कि जो एकेडमिक ईयर शुरू होने से पहले जो आपके रूल्स थे, जिसकी अंडरटेकिंग पे हमने साइन किया, हमको पता था कि वहाँ पर कोई हिजाब के लिए रुकावट नहीं है, हमने साइन किया और आपके पास एडमिशन लिया, और आप इस एग्जाम से कुछ चंद माह पहले आप उसको ख़त्म कर देते। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जानबूझकर ये सब कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, और जहाँ पर जो कॉलेजेस में यूनिफॉर्म्स नहीं पहनते हैं एंड एग्ज़ाम्स के वक्त ये हिजाब की कंट्रोवर्सी लाकर कुछ एक तबके के बच्चियों को हरास करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहती थी कि अगर इतनी न्यूट्रल अगर कॉलेज कमेटी है तो वो आने वाले एकेडमिक ईयर से पहले ही ऐलान करती थी कि आने वाले एकेडमिक ईयर में अब से जो एडमिशन हमारे कॉलेज में लेगा वो यूनिफॉर्म फॉलो करेगा, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई नहीं होता जिसने ये अंडरटेकिंग ऑलरेडी एडमिशन के वक्त ली, उनको पता था कि आपके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पे खुद कैलकुलेटिव डिसीजन यहाँ लगता है, राइट। ये और ये हुई बात कमिटीज की जो अपना एक यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आते हैं हम फंडामेंटल राइट्स के छीनने की जो बात हम कर रहे हैं। हमारी राइट टू रिलीजन को बहुत लिमिटेड कर दिया गया, लेकिन इतनी ज़्यादा लिमिटेशन नहीं थी प्रैक्टिसिंग राइट टू रिलीजन। बहुत सिंप्लीफाई करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस में, जब से हमारा कानून बना, जब से हम रिपब्लिक डिक्लेयर हमने खुद को किया, जब से कोर्ट्स वजूद में आए हैं, ठीक है, तब से ऐसे कई केसेस आए हैं। जिहोवा कम्युनिटी का ले लें, 1986 का केस ले लें, ऐसे बहुत केसेस हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कैसे फॉलो करेंगे, इसको सेक्युलर बनाने के लिए किस हद तक लिमिटेशन आप रख सकते हैं जो दूसरी कम्युनिटीज़ को हार्म ना करे, वो बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कह दिया कि ये लॉ पब्लिक हेल्थ के खिलाफ ना जाए, है ना। आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस कोई ऐसी ना हो जो आम पब्लिक हेल्थ को वो करे, पब्लिक मोरालिटी डिस्टर्ब ना हो, पब्लिक हेल्थ डिस्टर्ब ना हो इसके अंदर। यानी बहुत ही क्लीन एंड क्लियर फ्रेमवर्क दिया गया था कि कहाँ रेस्ट्रिक्शन हम रख सकते हैं, है ना। एक तो हो गया हेल्थ, हो गया, एक हो गया पब्लिक ऑर्डर, एक हो गया मोरालिटी। अब बताएं हिजाब इन तीनों चीज़ों को कहाँ डिस्टर्ब करती है? हिजाब पहनने से किसकी हेल्थ खराब हो गई? इनफैक्ट कोरोना वायरस ने तो सबको हिजाब में ही ला के रख दिया। मतलब आपको नकाब के बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी, वो भी हमारे हिजाब का एक हिस्सा है, मतलब पूरी हमारे पूरे पर्दे का एक हिस्सा है, ठीक है। अब आप आते हैं पब्लिक ऑर्डर की बात करें। पब्लिक ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो ऐसी क्या डिस्टर्बेंस हो गई है सोसाइटी में? हिजाब पहनने से किसको तकलीफ हुई? कहाँ दंगे हो गए? कहाँ लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया पिछले 70 सालों में हिजाब पहन के घूमने से? फिर आते हैं हम मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, आप सर से पैर तक ढके हो। सर से पैर तक भी ढकने की बात नहीं है, आप मॉडेस्ट कपड़े पहन के निकलें। आज रेप केसेस जब होते हैं तो सरकार कहती है कि इनके पहनावे की वजह से हुई है। जैसे हमारे एक विमेन एमपी ने भी सवाल रेस किया, वो बिल्कुल सही कहती है। मतलब हमारे पहनावे पे आप जब रेप केसेस को कंट्रोल नहीं करते तो आप सीधा सीधा ब्लेम पब्लिक पे डालते हो कि लड़कियों पे डालते हो, अच्छे कपड़े पहन के पहनो, तुम इस तरह के कपड़े पहनती हो इसलिए तुम्हारे रेप्स हो रहे हैं, ठीक है। अब मॉडेस्टी में आती है, अगर सर पे पहन के कहती है, अब कहते हैं कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। अब पता नहीं क्या डिस्टर्ब हो रहा है इनको। तो अब कल सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डाला जा रहा है जिसको कपिल सिब्बल जी आर्ग्यू करने वाले हैं। अब आप क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं कि आखिर आइंदा चलकर क्या होगा, और ये हिजाब जो कर्नाटका में बैन हुआ है वो आगे आगे चलकर कहाँ तक जाएगा? ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आपके? ये आग लग चुकी है। देखें, आग तो लग चुकी है, लेकिन जुडिशरी पे हमें आज भी भरोसा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जुडिशरी आज तक इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इसका अपना लोहा इसने मनाया है, ठीक
ठीक है, हम अब भी उस पर ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं। लोअर कोर्ट में अगर हम हार गए हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास अपील है, हम वहाँ ज़रूर बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जिसके सामने ये केस जाएगा, मुझे लगता है वहाँ ज़रूर इंसाफ होगा, क्योंकि पिछले 70 साल में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू रिलीजन को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट। चलिए, एडवोकेट अस्मा जहरा ने ये कह दिया कि उनको सुप्रीम कोर्ट के अफसर जहां ने ये कह दिया है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर भरोसा है। आइए पूछते हैं सारा मैथ्यूज जी से। सारा मैथ्यूज जी, आप एक क्रिश्चियन हैं, आपको हिजाब के बारे में मुस्लिम से ज़्यादा मालूम है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में नन्स जो है वो कैप्स पहनते हैं, मतलब जो हेयर कवर करते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या हिजाब के बाद में अब आप लोगों की बारी है? If I say so, it's like this. एक हंटिंग एक्सपीडिशन में अगर मुसलमान, if the Muslim is the deer, the Christians are the ants that are trampled along. तो क्या बारी है, ऑलरेडी हो रहा है, जो भी होना है हो रहा है। एंड अगर मुसलमान जो है सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है कंट्री में, माइनॉरिटी नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ Muslims are not a minority, they're the second largest religious group in the country. अगर उनके साथ ये हो रहा है तो क्रिश्चियन, सिख्स वगैरह उनकी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये जो है इतना प्रोपेगेंडा है। मैं एक बात बोलती हूँ, मैं 2 नन से मिली 2 महीने पहले, जाके उनके एक्चुअली इट्स लाइक अ हॉस्टल, वहाँ जाके बैठी थी। पूरे हिजाब में थे वो लोग, टोटली कवर्ड, ओके, एक बाल भी नहीं दिखता। और जब मुसलमानों की बात उठी तो बोले हाँ बट मुस्लिम वीमेन हैव टू डू पर्दा। तो मैं हैरान थी, अरे ये लोग तो टोटली कवर्ड है, खुद हिजाबी है, पर इतना प्रोपेगेंडा है कि लोग दे नॉट इवन एबल टू थिंक दैट खुद हिजाबी है और दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं। एज फार एज पहना, वो एक औरत की हक है, ओके। अगर जब मैं ओल्ड सिटी जाती हूँ, मैं हमेशा दुपट्टा ओढ़ के जाती हूँ। आई एम वेरी ऑफन व्हेन आई फील लाइक इट, मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मैं ऐसा खुली बाल आई सिट लाइक दिस। बट वो किसी और का मामला नहीं है, वो ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ओके। सो दिस इज़ अ वुमेन्स राइट्स, ये ह्यूमन राइट्स है। और आई वॉन्ट टू से वन मोर थिंग, जब ये बैन का ऑर्डर हुआ, जब हाईकोर्ट ने इंटरिम या वर्बल ऑरल इंटरिम ऑर्डर दिया था कि फॉर टाइम बीइंग ऑल हिजाब इज़ बैंड, यू कैन नॉट वेयर इट टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और भगवा जो वो सैफरन शॉल्स है, एनी काइंड ऑफ रिलीजियस सिंबल वो नहीं पहन सके जा सकते हो कॉलेज। वो टाइम पे मैंगलोर में एक स्कूल में, आई थिंक इट वॉज अ क्रिश्चियन स्कूल, वो लोग मना किए एक 6 साल का लड़का, सिख बच्चा को, कि पगड़ी उतारो। तो दैट बिकेम एन इशू। तो इमीडिएटली कर्नाटका मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इमीडिएटली क्लैरिफिकेशन दिए कि ये सिख कम्युनिटी के लिए नहीं है। तो दिस ऑर्डर इज नॉट फॉर द सिख कम्युनिटी, इट वाज ओनली फॉर मुस्लिम गर्ल्स। मुस्लिम। नाउ अनदर थिंग हैज हैपेंड। अब तक जो था इन द एयरपोर्ट्स, पैसेंजर्स, सिख पैसेंजर्स, उन लोगों को परमिशन था कि किरपान कैरी कर सकते थे। द ब्लेड शुड नॉट बी मोर देन 6 इंचेस, और पूरा जो किरपान है 9 इंचेस के अंदर ही होना। बट एम्प्लॉइज ऑफ द एयरपोर्ट वर नॉट अलाउड। अब नाउ दे हैव कम विद एन ऑर्डर, जो एविएशन एम्प्लॉइज है उन लोग भी किरपान रख के दे कैन कम इन टू द एयरपोर्ट विद। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मायने क्या है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ मुसलमानों का है। क्यों टारगेट किया जा रहा है मुसलमान लड़कियों को, जबकि देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि बेटी बढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। फिर ये क्या हो रहा है स्टेट्स में, और ये आग कौन भड़का रहे हैं? आग कौन भड़का रहे हैं आपको नहीं मालूम? नागपुर से। और हमारे जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत जुमले, बहुत चीज़ बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें बोले हैं, सबके साथ सबके विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या क्या की बोल रहे थे। आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, आई डोंट थिंक एनीवन टेक्स इट सीरियसली।
और ये जो मैं अभी बोली थी सिख कम्युनिटी के बारे में, दिस इज़ अ क्लियरली अ केस ऑफ डिवाइड एंड रूल। इन लोगों को ये महसूस हुआ कि अब ये हिजाब का इशू हो रहा है, तो द सिख कम्युनिटी के में सपोर्ट द मुस्लिम्स इन दिस मैटर, तो माइनॉरिटीज़ को डिवाइड करके रखो। कोशिश किया गया था ड्यूरिंग फार्मर्स मूवमेंट में, एंटी CAA में, ये हमेशा ये कोशिश किया गया। अब ये दे हैव डन इट डायरेक्टली, एंड ये कहना भी चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, यू ऑल आर परायास, दैट इज़ अ फाइनल दिस थिंग, यू ऑल आर परायास, हम जो जी में चाहे करेंगे। एंड नाउ अब तो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो भी करना है, यू नो, दे आर शूटिंग फ्रॉम द शोल्डर ऑफ द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स की बारी है। अब आई टोल्ड यू नो, क्रिश्चियंस एंड कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, टू स्मॉल अ कम्युनिटी, 2% का कम्युनिटी है, और वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो आपका मतलब, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है अभी फर्स्ट मुस्लिम्स, बाद में देखो किसके ऊपर टारगेट करने वाले हैं। बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, फिर आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम्स खतरे में है। आखिर खतरे में है कौन? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। हाँ, हिंदू खतरे में है, जहाँ मेजॉरिटी हिंदूज है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, होम मिनिस्टर हिंदू है, सब जगह में CM हिंदू है, हिंदू खतरे में है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो हिंदू मुस्लिम कंट्रीज़ में खतरे में नहीं है। वो लोग तो जाते हैं ना, सऊदी अरेबिया, दुबई, हर जगह जाके काम करते हैं ना, वहाँ पे खतरे में नहीं है। वो लोग कभी, कोई किसी ने ये नहीं कहा कि हम लोग खतरे में है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू कर रहे हैं। चाहिए जहाँ मेजॉरिटी में है और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सब लोग हिंदू है, अगर खतरे में है तो उन लोग जाके डूब मरना चाहिए। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग इट सो ब्लंटली, शर्म आनी चाहिए। और ये जो भी ये, यू नो, हूएवर इज बिलीविंग दिस, दे आर इक्वली स्टूपिड। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इस्लामोफोबिया है और कुछ। अब आप क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम बहनों के लिए जो हिजाब को लेकर परेशान है कर्नाटका स्टेट में? अब उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ओके, यू हैव टू बी स्ट्रांग। ऑफ कोर्स अभी भी, सिंस वी स्टिल टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी है, वी हैव टू टेक अ लीगल रिकॉर्स। देखिए, डोंट अंडर एस्टिमेट द मुस्लिम वुमन, स्पेशली दो पर्दा नशीन है। मैं खुद देखी हूँ जो एंटी CAA मूवमेंट में है, वो लोग, दे वर द वंस इन द फोरफ्रंट। कभी भी देव नेवर बिन स्कैर्ड। देखेंगे, जो करना है वो लोग करेंगे। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन आवर हिजाबी सिस्टर्स, वो लोग डरने वाले नहीं है। ये लोग जो भी करना चाहे करो, देखेंगे। चलिए, सारा मैथ्यूज से आज बात हुई है। फिर शिवा मीनाई की बारी है। शिवा मीनाई को तो आप सभी लोग जानते हैं, एक CAA में बहुत फेमस हो चुकी थी। तो शिवा मीनाई, आप आज के जजमेंट के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे और आपके व्यूज़ बताइए हमारे हैदराबादियों को कि आखिर हिजाब क्या है और हिजाब को बैन करने की कोशिश क्यों जारी है स्टेट ऑफ कर्नाटका में? क्या आइंदा दूसरे स्टेट्स भी ये फॉलो करेंगे? क्या ये ज़रूरी था? इसके बारे में आप रोशनी डालिए। मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा अटेम्प्ट है, एक जैसे बोलते हैं ना कि एक टेस्टिंग करके देख रहे हैं कि हाउ विल पीपल रिएक्ट, मुस्लिम औरतें कैसे रिएक्ट करेंगी, क्या हिजाब को फार एंड वाइड किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने सुना होगा कि कर्नाटका के अलावा दिल्ली में भी एक केस हुआ था जहाँ पे हिजाब पे कुछ उंगलियाँ उठाई गई थी, और क्योंकि वहाँ पे लॉ नहीं है, उसको किसी तरह मैनेज हो गया था वो। तो मुझे लग रहा है कि ये एक शुरुआत है कि इस्लामोफोबिया क्रिएट करने की। ऑलरेडी जो हो रहा है, मैं आपको बता सकती हूँ कि कर्नाटका में जो एक्चुअल इंटरिम जो ओरल जजमेंट था, ओरल जो ऑर्डर दिया गया था, वो ये था कि अभी फ़िलहाल आप लोग रिफ्रेन करें फॉर वेयरिंग रिलीजियस सिम्बलिज्म्स अलॉन्ग विद योर यूनिफॉर्म्स, ये बोला गया था। बट ग्रेजुएशन कॉलेजेस में औरतें, लड़कियाँ हमको कॉल कर रही थी, और दिन में कम से कम 30 से 40 कॉल मिनिमम, यू नो, वी वर रिसीविंग। आप एक हिजाब हेल्पलाइन सेंटर चला रहे थे, उसमें कुछ आप आंसर्स दे रहे थे शायद। इट वाज, मैं नहीं चला रही थी, खालिद सैफुल्लाह करके बहुत ही बड़े एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही जिम्मेदार एक्टिविस्ट हैं। मैं उनके साथ कोलैबोरेट करके हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें कम से कम 40 से 50 कॉल्स ऑन अ डेली बेसिस आते थे, जहाँ पे हमको लड़कियाँ ये कहती थी कि हमारे कॉलेज में तो कोई यूनिफॉर्म है ही नहीं। कुछ जगहों पर यूनिफॉर्म सिर्फ हफ्ते में 2 बार पहनाया जाता था, उसके बावजूद पूरा हफ्ता उनको कॉलेज में नहीं आने दे रहे थे।
हमने कितने सारे प्रिंसिपल से कॉल करके बात करने की कोशिश की, एंड ऑल प्रिंसिपल्स केप्ट टेलिंग अस इट्स एन ऑर्डर एंड वी आर फॉलोइंग एन ऑर्डर. द फैक्ट whose order it was? जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, इंटरिम जो ऑर्डर दिया था, वो फॉलो कर रहे हैं. बट द फैक्ट इज वो ना ही वो ऑर्डर सही था, ना ही जो फॉलो किया जा रहा था वो हो रहा था. दीज आर अटेम्प्ट्स टू एम्पलीफाई इस्लामोफोबिया. आप इस्लामोफोबिया को एम्पलीफाई करने की बस कोशिश करे जा रहे हैं, और ये आपको हेल्प कर रहा है. आप गौर करें कि जिस तरह से जब से ये गवर्नमेंट आई है, एक के बाद एक अटैक सिर्फ मुस्लिम्स पे ही हो रहा है. जैसे अभी हमारे वन ऑफ माय पैनलिस्ट जो अभी जैसे सारा मैथ्यूज़ मैम ने कहा कि ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए डिज़ाइंड है. आप देखिए ट्रिपल तलाक का जो था वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए डिज़ाइन था. CA/NRC में टारगेट वाज मुस्लिम्स. वो पहले शुरुआत में वो खुला नहीं बोल रहे थे, बट बाद में कह रहे थे. अभी आप देखिए पूरे रिलीजियस सिम्बलिज्म ज़रा एसोसिएटेड विद इस्लाम एंड मुस्लिम्स ये क्रिएट किया जा रहा है. एंड अभी आई वाज टॉकिंग टू अ वेरी सीनियर लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के, और वो मुझे बता रहे थे दिस इज़ नथिंग बट टेकिंग वुमेन बैक टू स्टोन एजेस. वो चाह रहे हैं कि औरतें आगे ना बढ़ें. एंड औरतें मतलब मुस्लिम औरतें कि कौन औरतों की बात कर रहे हैं आप? देखिए ये मनुस्मृति को फॉलो करते हैं, ये चाहते हैं मनुस्मृति वापस आए. और ये RSS का और ये जो BJP का जो सोचने का तरीका है वो ये है कि आप कास्टिज्म में लोगों को मुब्तला करके रखें. आप हमेशा उनको लेट देम स्टे डिवाइडेड, लेट देम नॉट एवर बी यूनाइटेड. तो आपको सबसे ईजी क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ टारगेटिंग पीपल? फर्स्ट अटैक द मुस्लिम कम्युनिटी. जब वो स्केपगोट बन जाए, जब आपका पहला एक आपका जो बोलते हैं ना कि एक पहला आपका एक स्टेज, एक माइलस्टोन क्रॉस हो जाए, देन स्टार्ट अटैकिंग ऑल दी अदर माइनॉरिटीज़ एंड देन कम बैक टू हिंदुइज्म, जहाँ पे आप कास्टिज्म को आप वापस क्रिएट करके यू कैन अगेन क्रिएट ऑल दोज थिंग्स हेवीली लाइक इट वाज मेंट टू बी. देखिए वो ज़माना तो नहीं रहा. टेक्नोलॉजी जैसे जैसी बढ़ रही है, लोग भी आगे आगे चल रहे हैं. और वो जो स्टोन एज की बात करें, जो पुराने डिकेट्स की आप बात कर रहे हैं, वो तो अब ऐसा नहीं होगा. तो आप एक हिम्मत वाली औरत हैं हैदराबाद से. आप क्या हिम्मत देना चाह रहे हैं ऐसे लड़कियों को जो हिजाब के बारे में परेशान है, और जो आज हमने देखा कि कई कॉलेजेस की लड़कियां रो रहे थे क्योंकि एग्ज़ाम से उनके इंटरनल्स है. तो फिर आप उनको कैसी हिम्मत देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी मेरी पूरी मुसलमान बहनों को, एंड फॉर एनी अदर वुमन हु इज़ फेसिंग एनी काइंड ऑफ एट्रोसिटी, आवर लाइफ इज़ स्लाइटली मोर डिफ़िकल्ट दैन द मेन. जो आदमियों की जो दुनिया है उससे हमारी ज़िंदगी थोड़ी और मुश्किल है. और ये वक्त सैक्रिफाइस का वक्त है. ये वक्त वो वक्त है जब आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टू बी एबल टू अचीव वॉट वी वॉन्ट टू अचीव. मैं वो हर मुसलमान औरत से जो हिजाब पहन रही है, मैं उसे कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी हिम्मत को पस्त ना होने दें. प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग, डू वॉट यू डू, बिलीव इन वॉट यू बिलीव. और उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ जहाँ पे हम जो डाइग्रेस होके जो हम एसेंशियलिटी पे चले जा रहे हैं, क्या हिजाब ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है पे जा रहे हैं, क्या ये पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, क्यों ज़रूरी है क्यों नहीं ज़रूरी है. द मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पे है, जो अटैक यहाँ पे हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है हमारी एजुकेशन पे, हमारा एबिलिटी टू प्रोग्रेस एंड मूव फॉरवर्ड पे. तो ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमको फोकस करना है कि हमको एजुकेशन किसी हाल हासिल करना है. एक क्विकली आई वांट टू पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ज़बरदस्त जुमले जैसे हम लोगों ने अभी सुने हैं वो तो हम हो ही रहे हैं. उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे तमिलनाडु में मिड डे मील्स ऑफर करे गए ताकि बच्चे आएँ और पढ़ें, स्पेशली द गर्ल चिल्ड्रन. आप ऑल कम्युनिटीज, फॉर ऑल कम्युनिटीज, एक तरफ यू आर स्पेंडिंग मोर मनी, यू आर क्रिएटिंग इंसेंटिव्स फॉर एजुकेशन, यू आर क्रिएटिंग कैंपेन्स अराउंड इट, एडवर्टाइजिंग आप खर्चे कर रहे हैं. आप जैसे तेलंगाना में देख लें, आप जो स्कूल्स हैं, जो KCR के जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, वहाँ पे खाने के साथ रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं. तो वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फोकसिंग ऑन ट्राइंग टू अपलिफ्ट एवरीबडी, बट उसी जगह पे आप यू आर क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स कि वो पढ़ ना पाए, क्योंकि आप यू आर गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिजाब एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अभी दो चीज़ें हैं यहाँ पे. अभी आप बोलेंगे कि भाई एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बोल दिया कि आप यूनिफॉर्म फॉलो करें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने फॉलो करें ना. व्हाट वेज स्ट्रॉन्गर इन द आईज ऑफ द जस्टिस के जो स्केल्स हैं, एक तरफ है राइट टू एजुकेशन, दूसरी तरफ है आपका राइट टू योर पर्सनल लिबर्टी, और तीसरी तरफ है कि आप जो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इफ़ यू हैव टू वे द टू, what is more heavier? Education, right?
तो यू हैव टू बी इंक्लूसिव. जब आप इतने इंसेंटिव्स दे रहे हैं तो आप ऑब्स्टिकल्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं? यू शुड लेट गो थिंग्स लाइक somebody is wearing a hijab etc. unless it's causing like one of my co-panelists जो lawyer हैं उन्होंने अभी बताया कि कोई disturbance तो create नहीं हो रहा है ना हिजाब पहनने से. तो there is absolutely no reason to create that kind of obstacle. Or another thing that even my co-panelist has already mentioned is that कि जब ये क्रिएट किया गया था यूनिफॉर्मिटी, इट वॉज टू एलिमिनेट द कास्ट सिस्टम, टू एलिमिनेट द फैक्ट दैट समबडी बिलोंग्स फ्रॉम समवेयर, राइट. उसका पर्पस क्या था? गो बैक टू द पर्पस ऑफ इट. द पर्पस वॉज टू क्रिएट इक्वालिटी, ताकि सब एजुकेशन हासिल करें, सब पढ़े, आगे बढ़ें. आप वापस हमको स्टोन एज पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वापस हमारी एजुकेशन, हमारा प्रोग्रेस रोक रहे हैं. तो मैं पूरी औरतों को कहूँगी कि बहुत बार ये सोचा गया है मुसलमान औरतों के बारे में कि जस्ट बिकॉज दे आर हिजाब वेयरिंग और बुरखा वेयरिंग or they do not prefer to step out. Please understand, it's a choice that we make. It's our choice that we choose to wear hijab. It's a choice that we choose to be following. It's a choice that we choose to be at home if we want to, and if we, जैसे हम उसको will करते हैं, इसको, ये choice है. ये बात बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं. यही हिजाब और यही बुरखे रोडों पे निकली हैं, हजारों लाखों में निकली हैं, एंड वी हैव क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडिंग फॉर व्हाट इज राइट. सो प्लीज डोंट थिंक यू आर वीक. वी आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एज अ कम्युनिटी ऑफ विमेन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी ऑफ वुमेन. हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है. आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड स्टे टुगेदर, एंड प्लीज लेट्स नॉट सी दिस एज एन एसेंशियलिटी और नॉट, बिकॉज इफ यू वांट टू वेयर अ बिकिनी, आई विल गिव माई लाइफ फॉर योर राइट टू बी एबल टू वेयर व्हाट यू वांट टू वेयर. This is also about our choice and how we want to progress. Nobody gets to tell us what we wear or we don't, how we be or we don't. Please अपनी education की आड़े कुछ आने ना दें, और अगर आपको कुछ level का sacrifice करना पड़ता है to assert your right as who you are, then I think this is the time that our nation, our country, the fabric is asking for certain sacrifices, and all of us should make it. सुप्रीम कोर्ट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब कल एक CLP डाले जाने वाली है, कपिल सिब्बल उसका आर्गुमेंट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप फ्यूचर में? देखिए, मैं अभी फिलहाल जिस तरह से ये आर्ग्यूमेंट हुआ है, आई हैव कंप्लीट फेथ इन द जुडिशरी. आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग दैट द जुडिशरी डज बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट बॉडी दैट इट इज. बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद हाउ ये जो अनाउंसमेंट आया है, ये जो वर्डिक्ट आया है, आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद दैट, एंड आई विल टेल यू व्हाई. जो रिप्रेजेंटेशन है, मुझे लगता है कि वो रिप्रेजेंटेशन खुद ही RSS से किया गया है. मुझे लगता है कि इसको पॉलिटिसाइज करने के लिए ये पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया गया है, और शायद दोनों तरफ पे भी सिर्फ RSS के लोग ही बैठे थे, जो अंदर शायद खाकी चड्डी पहने हुए थे और बाहर कुछ और पहने हुए थे. और मुझे लग रहा है कि ये सेंटर कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट अबाउट समथिंग दैट्स कंप्लीटली इररिलेवेंट. तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये सब एक जमात का गेम है, जो 100% this looks like a staged drama where you want to keep this alive, क्योंकि आपका इलेक्शंस हैं, क्योंकि आपको जब तक आप मुसलमानों का नाम नहीं ले लेंगे, आपकी रोटी नहीं. डाइवर्ट करने के लिए मैं समझ गया आपके पॉइंट. आज जितने भी यहाँ पर बैठे हुए थे, वो सभी लोगों का ये कहना है कि आप लोग अपनी एजुकेशन पर कंसंट्रेट करें, ना कि ऐसे छोटे मोटे हर्डल्स जो आपके ऊपर आ रहे हैं उस पर करें. चलिए, आज के जजमेंट के बारे में हम तफसीली जो जजमेंट है उसका समरी जानने की कोशिश करेंगे एडवोकेट साहबा से. जी देखिए, आज का जो जजमेंट आया है वो मोटा मोटा मैं समझा दूं कि कोर्ट ने कहा कि इट इज़ नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस. ये कोई एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की, कहते हैं. तो इस पे हम ये सवाल उठ सकता है कि ये बताएं कि किसी भी रिलीजन की, किसी भी मज़हब की एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है. ये कौन डिसाइड करेगी? कोर्ट डिसाइड करेगी या हुकूमतें डिसाइड करेंगी, या फिर जिसकी जो रिलीजियस टेक्स्ट है, जैसे उनकी हुई भागवत गीता, हमारी हुई कुरान, और हमारे क्रिश्चियन भाइयों का हुआ बाइबल. तो क्या ये डिसाइड करेंगे या हुकूमतें या कोर्ट डिसाइड करेंगी कि क्या एसेंशियल प्रैक्टिस? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू आस्क यू मैडम, के कोर्ट कौन होता है कि रिलीजियस फेथ डिसाइड करने वाले? कोर्ट डिसाइड कर सकता है, कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है, इंटरप्रिटेशन कर सकता है एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ, लेकिन कोर्ट सीधे सीधे ये नहीं कह सकता कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है. इसीलिए वी आर लुकिंग अप टू द अपीलेट अथॉरिटी, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास अभी भी हमारी नजर है. वहां पे अभी वो गुंजाइश है. सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो क्लैरिटी देगी इस सवाल पर, जो हमने भी रखा है कि कौन डिसाइड करेगी कि एसेंशियलिटी क्या होती है किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिसेस की. दूसरा, कोर्ट ने सीधे सीधे ये कहा है कि देखें, यूनिफॉर्म
एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है आप पे जो परमिसिबल है। गौर करें कोर्ट के अल्फाज, वो कह रहे हैं कि ये एक रीजनेबल लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शन है जो कि परमिसिबल है आइन के मुताबिक। परमिशन है, परमिशन और फंडामेंटल राइट्स हक है। देखिए डिफरेंस है, एक परमिशन मिलना और फंडामेंटल राइट्स आपका हक होना। हक पे परमिशन हावी नहीं हो सकता। ये हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। बिल्कुल हुआ। आर्टिकल 21 का बिल्कुल जिसको टच भी नहीं किया, जिसको टच करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े जजमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल जजमेंट्स हैं आर्टिकल 21 पर, जो राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी कहती है। मेनका गांधी जी का पासपोर्ट का केस नाम से जो बड़ा मशहूर केस है, इसमें बहुत डिटेल से सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी को कैसे आपने प्रैक्टिस करना है, राइट टू लाइफ को कैसे करना है, ये किस हद तक, यानी ये राइट खुद गवर्नमेंट पे जो है एक लिमिटेशन लगाती है कि आप लोगों की पर्सनल लिबर्टी और लाइफ में इंटरफियर ना करें। बहुत लेंथ पे डिस्कस किया गया, जिसको पता नहीं क्यों प्रेसिडेंट के तौर पे इस कोर्ट के सामने तो नहीं लाया। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये फिर से खोला जाएगा एक प्रेसिडेंट की तरह, यानी पहले के जो जजमेंट्स रेफर होते हैं उसकी तरह इसको रेफर करें। देखिए और एक बात, अहम बात उन्होंने ये कही, ये बहुत ज़्यादा मेरी लीगल नॉलेज से जो भी मुझे हासिल है मैं उससे शेयर करना चाहती हूँ आवाम को। हाई कोर्ट ये भी कहती है, कर्नाटका हाई कोर्ट, की द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू इशू सच इम्प्यून्ड ऑर्डर, यानी जो इम्प्यून्ड ऑर्डर, यानी जो एक बहस का मौजू बन गया है, जो एक कॉम्प्लिकेशन बन गया है, जिस पे आज बहस है, जिस पे आज इख्तिलाफ है, वो ऑर्डर इशू करने का पावर रखती है। मेनका गांधी के ही केस में जब पर्सनल लिबर्टी डिस्कस हो रही थी एट लेंथ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी पर्सनल लिबर्टी जो होती है, फ्रीडम, लिबर्टी यानी जो फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी जो हमारी होती है, उसको जो है विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आप छीन नहीं सकते हो। और प्रॉपर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि कोई भी कानून, कोई भी लॉ जब गवर्नमेंट बनाती है या कोई भी प्रोसीजर गवर्नमेंट तय डिसाइड करती है, तो उसको पहले 2 सवालों के जवाब देने होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं बता रही हूँ, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको 2 सवाल, कोई भी लॉ बनाने से पहले और कोई भी प्रोसीजर, नया प्रोसीजर बनाने से पहले उसको 2 टेस्ट से गुजरना होगा। पहले तो उसे ये साबित करना होगा कि उसके पास ये पावर है कि वो ऐसा लॉ बना सकती है, और फिर उसके बाद उसको ये भी साबित करना होगा कि ये जो लॉ बना रहे हैं या जो प्रैक्टिस बना रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरल जस्टिस को मेल खाते हैं या कंप्लायंट टू नेचुरल। क्या आप मानते हैं कि ये 2 भी यहाँ पर इम्प्लाई नहीं हुए हैं? वो तो बजाहिर है दोनों में ना तो ये नेचुरल जस्टिस को पास करते हैं, ना ही इनकी पावर एस्टैब्लिश होती है। कैसे पावर एस्टैब्लिश? चलिए, आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को आज तक जो सुप्रीम कोर्ट के, आज तक 70 साल से जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, बिल्कुल उस पर भरोसा है, उसके प्रेसिडेंट्स पे हमें भरोसा है, इसीलिए हमारी फाइट आगे तक जारी रहेगी। और ये याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, इवन हाई कोर्ट्स को भी ये पावर है, जब कोई ऐसा कानून बनता है जो रीजनेबल नहीं है, इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी, जो हर लॉ बनाने से पहले गवर्नमेंट को इसके थ्रू, इस टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी के थ्रू जाना होगा। ये मैंडेटरी किया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में। जब ऐसा किया गया तो क्या ये जो हिजाब बैन का है, क्या रीजनेबल है, क्या इस टेस्ट के थ्रू गई थी ये लॉ, वो हमें डिसाइड करना होगा। चलिए, एडवोकेट साहबा ने बहुत अच्छी बात कही कि क्या ये रीजनेबल जजमेंट था। थैंक यू वेरी मच सारा मैथ्यूज जी, एडवोकेट अफसर जहां जी और शिबा मिनय जी, थैंक यू वेरी मच।